आपने मुख्यमंत्री का ऑफर ठुकराया। पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अरे मुझे अटल जी क्या कहे कि प्रमोद मुख्यमंत्री बन जाओ। लोगों को बेइज्जत कराया, पिटवाया भी तो आपने। फिर भी मैं कह रहा हूँ आप कई बार कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कंप्रोमाइज किया। धोखे खाए बहुत। मायावती में क्या कमी है? तो ये संकल्प है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती। मेरे नाम पे लोग कसम खा सकते हैं। प्रमोद तिवारी मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब प्रमोद तिवारी, बट आप कांग्रेस को वहां नहीं पहुंचा पाए। उसकी कीमत चुकानी थी, कांग्रेस ने चुकाई है। लेकिन एक दिन यही कांग्रेस लौटकर पूरे हिंदुस्तान में आएगी, मैं दावे से कहता हूँ। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। और नए वर्ष पर आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य और प्रगति की कामना। देश की भी अच्छी सेहत, अच्छी आर्थिक व्यवस्था और इस देश की प्रगति की कामना। बहनों भाइयों, नया वर्ष है तो हम एक नया पॉडकास्ट लेकर आए, एक ऐसी शख्सियत के साथ जो अब तक अजेय हैं, जो अब तक कोई भी युद्ध नहीं हारे। मैं चुनावी युद्ध की बात कर रहा हूं। उनका नाम है प्रमोद तिवारी। 1980 से प्रमोद तिवारी ने जो संसदीय राजनीति शुरू की, आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो प्रमोद तिवारी को हरा पाया हो। लोग 9 बार पार्षद नहीं बन पाते, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1980 से 2013 तक प्रमोद तिवारी 9 बार एक ही पार्टी से, एक ही विधानसभा से और एक ही नाम के साथ 9 बार एमएलए रहे। और जब सीट छोड़ी तो वो उपचुनाव रहा हो और या फिर 2 लगातार के चुनाव, उन्होंने अपनी बेटी को भी जिताया। यानी प्रमोद तिवारी टेक्निकली तो नहीं, लेकिन मॉरली 11वीं बार के उत्तर प्रदेश के एमएलए हैं। तो ऐसी क्या खास बात है प्रमोद तिवारी में कि उनको कोई हरा नहीं पाया? और कौन है प्रमोद तिवारी जो इतने ऊंचे स्थान तक जाते रहे और वो लगातार दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य हैं? प्रमोद तिवारी के पूरे किरदार, उनके राजनीतिक कैरियर, उनके जीवन की कंट्रोवर्सीज, उनकी सफलताएं, उनकी असफलताएं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हालात और कब कब क्या क्या हुआ था, आज एक एक ब्यौरे के साथ मैं इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर लीडर, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी को। बहुत स्वागत प्रमोद जी। और धन्यवाद विजय जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देखकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि जहाँ से शुरू किया लखनऊ, आज वहाँ हूँ। और विजय जी जैसे एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए मेरे मन में इज्जत है, आज हम दोनों रूबरू हैं। आपने मौका दिया है कि हम कुछ बात कर सकें, तो मैं आपका और ये भारत परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो पहली बात शुरू करते हैं कि आप राजनीति में कैसे आए। थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम मशीन से। देखिए, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करता था। मेरे पिताजी जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, राजनीति में थे, वकालत वो भी करते थे। तो मेरे यहाँ राजनीतिक वातावरण तो था। पर मैं जब 10 साल का ही था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। तो एक बहुत लंबा फासला बीच में पड़ा। 10 साल की उम्र, क्या उम्र, कुछ नहीं। हाँ, तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ा। माँ का आशीर्वाद था। तो संघर्ष में जीवन बीता। मैंने बहुत करीब से महसूस किया समाज को। तो मैंने अपना शुरुआत की बहुत छोटे स्तर से। सहकारी संघ का प्रतिनिधि बना, अच्छा, फिर अध्यक्ष बना 2 बार, वो भी जीता 2 बार, 2 बार संग्रामगढ़ रामपुर से। संग्रामगढ़ से। रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक तो मैंने बाद में बनवाया जी। हिस्सा था रामपुर खास का। और वकालत करने लगा हाई कोर्ट में, अच्छी चल गई। इलाहाबाद शिफ्ट हो गए थे? वो तो मैं इंटरमीडिएट भी मैंने इलाहाबाद से किया, जमुना क्रिश्चियन कॉलेज से, फिर बीएससी इवन क्रिश्चियन कॉलेज से।
तो इलाहाबाद में ही मेरी सारी शिक्षा हुई। मेरी माँ ने इस बात का ध्यान रखा। मेरे पिताजी भी विंग क्रिश्चियन कॉलेज से थे, तो उन्होंने वहीं भेजा और मैंने बीएससी किया। दो दुविधा थी, डॉक्टर बनना चाहता था, पर उस समय कश्मीर में जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था 15 साल वैली में नौकरी करनी पड़ती, मैं अकेला था, गया नहीं। वकालत शुरू की, चल गई। संजय गांधी जी पे 77 के 80 के दौर में मारुति रोलर, स्टीम रोलर केस, उसमें देहरादून में, तब सीबीआई की कोर्ट देहरादून होती थी उत्तर प्रदेश की, और उत्तराखंड बना नहीं था, तो एक ही में था। एक ही थी। तो दिल्ली से देहरादून जाना पड़ता था और इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून, कोई सीधा संपर्क नहीं था। हवाई मार्ग तो दिल्ली देहरादून का भी नहीं था। तो मैं 2 बार संजय गांधी जी के साथ चला। उनकी एक मेटाडोर होती थी। मेरी, चूंकि मेरे सीनियर पीसी ये चतुर्वेदी, 75-77 के बीच की बात हो, ये होगी 78, 78, 78, 79। 78। तो मेरे सीनियर पीसी चतुर्वेदी साहब थे, उनको एंगेज किया गया था, पर उनके लिए बड़ा मुश्किल था इलाहाबाद से दिल्ली जाना और दिल्ली से वहाँ जाना, क्योंकि इतना समय वो नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो आपकी हेयरिंग चल रही है, मैं फाइनल हेयरिंग पे आ जाऊंगा, तब तक आप यहाँ लोकल लोगों से कराइए, केस थोड़ा बहुत समझ लिया है मैंने। संजय गांधी बोले फिर प्रमोद जी को दे दिए मुझे। तो मैं जाता था दिल्ली, सुबह पहुंच जाता था। तब संजय जी 12 वेलिंगटन क्रिसेंट पे रहते थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री पद से हट चुकी थी, एक मेटाडोर थी उससे आते थे। तो दोनों दिन जैसे मैंने किया देहरादून में, संजय गांधी बड़े प्रभावित हुए। अच्छा। और एक बार मैं लौट रहा था तो मेरठ के पास गाड़ी पंचर हो गई, उतरे, जितनी देर में पहिया वहिया बदला गया, मुझसे बोले आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? संजय गांधी बोले। तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊँ। जब पार्लियामेंट का चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा भंग हो गई, जनता पार्टी हट गई और शुरू हो गया चुनाव, तो संजय जी को याद था, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछा आप लड़ जाओ पार्लियामेंट, प्रतापगढ़ से। हाँ, क्योंकि दिनेश सिंह जी जो वहाँ से एमपी थे कांग्रेस से, वो चले गए थे जनता पार्टी में उस समय, तो जगह खाली थी। मैंने संजय जी से बहुत ही विनम्रता से कहा कि अभी मैं नहीं लड़ना चाहता। आपने पार्लियामेंट मना किया? मना किया। देखिए उस आदमी की पार्लियामेंट और असेंबली के बीच एक और तारीख लगी, तो मैं गया, तो कहना देखिए पार्लियामेंट में तो आपने कहा मैं मान गया, पर असेंबली के लिए तैयार नहीं है। रामलाल जी ऑब्जर्वर बन के आए, मुख्यमंत्री थे हिमाचल के, उन्होंने फ़ोन किया डीएम के यहाँ कि उनसे कहिए कि बात करें, लखनऊ आ जाएं। मैं मीराबाई गेस्ट हाउस में रुके थे, आया तो उनका संजय जी का ये आदेश अनुरोध दोनों, उनका आदेश भी दीजिएगा और अनुरोध भी करिएगा। मैंने कहा मैं आपको कल तक बताऊंगा। मेरी पत्नी साथ थी, मोना छोटी थी, तो पता नहीं क्यों मैंने स्पॉन्टेनियस कहा अच्छा चलिए, छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी होती विधानसभा में लड़ लूंगा। आपने हाँ कह दिया दूसरे दिन? दूसरे दिन। हाँ, ये 79 वगैरह की बात होगी, बस 80 शुरू होने 80 शुरू वाला, 80 शुरू हो गया था, 80 शुरू हो 80 गया। शुरू हो गया। और उसके बाद फिर दिल्ली गया, वहाँ टिकट हुआ। इतना भी टाइम नहीं था कि मैं पहुँच के नामांकन दाखिल करने के लिए समय हो। दिल्ली से कुर्ता पजामा बनवाया इलाहाबाद में, जाके पर्चा दाखिल किया। पर मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं ऋणी रहूँगा वो है रामपुर खास, मेरा विधानसभा क्षेत्र। वहाँ का एक मिजाज फ़र्क है, लोग काम को पसंद करते हैं, विश्वास करते हैं और चाहते हैं उनका विश्वास हो, सम्मान करते हैं और चाहते हैं उनका सम्मान हो। वो कुछ मेरे लिए चुनाव क्षेत्र नहीं रहा। पहले ही चुनाव में मेरे खिलाफ धुरंधर लोग लड़ रहे थे, उन्होंने अपना लिया और तब से आज तक विश्वास टूटा नहीं उनका। और जितना प्यार उनसे मिला मुझे, मैं छोड़ ना पाऊंगा। लगा ऐसा क्या है रामपुर खास में
कि प्रमोद तिवारी, सरकारें किसी की भी आई हों गई हों, लहर किसी की भी रही हो गई हो, हालात कैसे भी रहे हों उत्तर प्रदेश में, प्रमोद तिवारी और रामपुर के बीच का रिश्ता क्या है? देखिए, मैं बहुत साफ कहूँ आपसे, इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। पाने के लिए रामपुर खास जाना पड़ेगा। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। कौन कैंडिडेट ऐसा है जो प्रधान भी बन जाता है, दोबारा नहीं बनना चाहता? मुझे तो 9 बार बनाया उन्होंने, 3 बार मोना जी को बनाया, 12 बार, और मेरे यहाँ से 4 या 5 बार राजा दिनेश सिंह, राजकुमारी रत्ना सिंह 3 बार, कुल मिला के 9-10 बार। पार्लियामेंट भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतती रही। तो कुल जोड़ा जाए सबसे तो बड़ा मार्जिन आपके यहाँ से ही मिलता था? मैं समझता हूँ डिसाइडिंग मार्जिन मेरे यहाँ। डिसाइडिंग मार्जिन। और मुझे भी 1,26,000 से जिताया जनता ने मेले का चुनाव। मैंने मंडल देखा, कमंडल देखा, एंड कांग्रेस का एक कमजोर दौर आया वो भी देखा, हाँ, लेकिन रामपुर खास ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं इतना नहीं कह सकता हूँ, 2 शक्तियों को मैं बहुत मानता हूँ। एक रामपुर खास का प्यार और विश्वास, दूसरा बाबा घुसरनाथ, जो वहाँ एक मंदिर है, मेरी आस्था का केंद्र है। ऐसे ही वहाँ एक मज़ार है, मैं वहाँ भी हमेशा जाता हूँ, सबाना बाबा। अच्छा, कई पीढ़ियां हो गई होंगी रामपुर खास की जो आप कोड देते आ रहे हैं, कितनी पीढ़ी हो गई? तीसरी पीढ़ी तो दिखने लगी, दिखने लगी। और वो ज़्यादा जोश में है, ज़्यादा करीब। उसमें बहुत कुछ हाथ मोना का है, महिलाएं बहुत जुड़ी, क्योंकि एक चीज़ कही जाती है कि रामपुर खास में गुंडागर्दी नहीं होने देता मैं, सुरक्षा है, तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। और मोना ने संभाला बहुत कायदे से, मुझसे बेहतर संबंध। अब मेरी हालत ये है कि मैं चूँकि वहाँ 46 साल हो गए, तो कहीं कुछ गलत होता है तो मैं थोड़ा बहुत कभी कभी असहज भी हो जाता हूँ। मोना नहीं होती, सबको लेके चलती। मुझे लगता है कि मैं जब गया था तो वहाँ कच्ची पगडंडियाँ थी, बिजली थी नहीं, अस्पताल 1-2 बहुत पुराने नाम को थे, फायर ब्रिगेड वगैरह था नहीं। तो जितना बन सका मैंने किया, और मैं सभी सरकारों का धन्यवाद दूंगा कि मेरा कभी विकास का रथ रामपुर खास का रुका नहीं। तो ऐसा क्या है प्रमोद जी कि रामपुर खास से तो आप रिकॉर्ड वोट से जीतते हैं, पर आसपास की हर विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है, आप सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित क्यों रहे? देखिए, मैंने कहा आपसे कि मैं राजनीतिक रिश्ता रामपुर खास से नहीं है, मेरा भावनात्मक है, परिवार की तरह। तो वहाँ चुनाव जो होता है वो परिवार का होता है, उससे किसी दल से मतलब नहीं कि वो मुझे इसलिए नहीं वोट देते कि मैं किसी पार्टी का हूँ या। और दूसरा, गांधी परिवार का विश्वास मेरे ऊपर हमेशा बना रहा, और मैं राजनीति में शुचिता मर्यादा का बहुत मान है मेरे मन में। आपसी रिश्ते ठीक होने चाहिए, उसमें कटुता नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। तो मेरा सभी राजनीतिक दलों से 1-2 छोड़ दें अपवाद, तो रिश्ते अच्छे रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि रामपुर खास में आप गुंडई नहीं होने देते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये बात 98 से लेके 2003-4 तक का जो एरा था, उस वक्त राजा भैया का प्रभाव प्रतापगढ़ की राजनीति में बहुत प्रभावशाली तरीके से था। रामपुर खास में भी कई घटनाएं हुई थी, तब आपने गुंडई रोकी थी कि नहीं? देखिए, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के मामले में, रामपुर खास के मामले में 2 स्टैंड हो ही नहीं सकता मेरा। मैं रोकूंगा, जिंदा जब तक रहूंगा तब तक रोकूंगा, चाहे जिस तरफ से आए, मुकाबला करूंगा मैं उसका। और मैं ताकत से भी? हर तरह से करूंगा। जनता का साथ हो तो जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मैंने कभी हथियार नहीं उठाया, पर जनता की जो ताकत है उसके सामने कोई भी हथियार बौना हो जाएगा। आज भी लोगों का विश्वास ही पर लोगों को बेइज्जत कराया, पिटवाया भी तो आपने? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुकदमे वगैरह भी हुए थे आप पे? अगर घटना हुई तो मुकदमा होगा, अगर कहीं मारपीट हुई होगी, दोनों तरफ से हुई होगी, जरूर होगी, मुझसे नहीं हुई। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चीज मैं कहूँगा, लोग प्यार के सामने झुक जाते हैं, दबाव के सामने नहीं। उन्हें मालूम है कि जो सही रास्ता है उसके साथ खड़ा रहना है,
और इसीलिए हमारे और रघुराज जी में कोई कटुता नहीं। तो तब तो बहुत थी। रास्ते थे, एक उनका रास्ता था, एक मेरा रास्ता था। राजनीतिक होता है, आज जनता उनको लगातार चुन रही है, तो मैं मानता हूं कि ये लोकप्रिय होंगे अपने क्षेत्र में, तभी जनता चुनती है। मुझे जनता का विश्वास हमेशा है, तो इसका मतलब मेरी जनता मुझे चाहती है, और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए कोई व्यक्तिगत दुश्मनी न थी, न है और न होगी। पर वो उस वक्त तो कटुता की पराकाष्ठा थी, ये रिश्ते कब सहजता में बदल गए? मुझे तो लगता नहीं कटुता की पराकाष्ठा थी, और मुझे लगता भी नहीं तो कि संग्रामगढ़ ब्लॉक की घटना मैं याद दिलाऊं? हाँ, वो राजा भैया से नहीं था, वो दूसरे शख्स से था। और मुझे बुरा लगा था कि जिस तरीके से हर मतदाता को टोका जा रहा था। अगर मैं मतदाता की हिफाजत नहीं, मतदाता उसमें प्रधान होते थे, बीडीसी होते थे, हाँ। तो अगर मैं उनको सुरक्षा नहीं दे सकता तो फिर क्या है? तो मैंने उनको सुरक्षा दी, बस इतनी सी घटना थी। मैं ये नहीं देख सकता था अपनी आंखों से कि मतदाता को बलपूर्वक प्रभावित किया जाए, और वो बलपूर्वक रोका मैंने, मैं इतना ही कह सकता हूँ। आपके विरोधी कहते हैं कि आप भी रामपुर खास में वही कराते हैं जो आपके पड़ोस में होता है। देखिए, नहीं हो सकता, उसका कारण मैं बता दूं आपको बहुत साफ। आप अगर सत्ता में नहीं तो कोई जबरदस्ती और बल प्रयोग नहीं हो सकता, और फिर जब सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी से लगातार टक्कर हो तो प्रशासन है ना, आजकल तो जानते हैं हारे चुनाव जीत लिए जाते हैं प्रशासन की मदद से, तो दूसरा जो सत्ता में नहीं है वो कैसे बल का प्रयोग करेगा? तो हार जाने के बाद सबसे आसान यही होता है, अरे हम जीत जाते, क्या करें, उन्होंने हरा दिया। पर एविडेंस ये कहते हैं कि सरकार लखनऊ में किसी की रही हो, रामपुर खास के मुख्यमंत्री प्रमोद तिवारी रहे हैं, संगम लाल की घटना हो या फिर अक्षय प्रताप सिंह की। मैं एक चीज साफ कह दूं, संगम लाल जी ने गलत एफआईआर लिखाई थी। जब संगम लाल जी आए मंच पर, कार्यक्रम मेरा चल रहा था, ब्लॉक का कार्यक्रम था। संगम लाल जी अपने जो समय दिया था उन्होंने, उससे 3.5 घंटे दे रहा है। उन्हें 11:30 आना था, वो करीब 3 बजे के आसपास आए। मेरा प्रोग्राम 3 बजे से लगा, मैं मंच पे था, सरकारी कार्यक्रम था। जब वो आए तो निसंदेह छोटा सा मंच होता है ब्लॉक का, हाल का, मोना जी ने अपनी कुर्सी संगम लाल को दी। अच्छा। संगम लाल ने ये भी नहीं कहा कि नहीं बैठो बेटा, तो मेरी बहन हो, हम दोनों विधायक रहे हैं साथ साथ, बैठ गए उस पर। वहां तक तो सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन उनके साथ जो लोग आए थे, वो जो माइक पे संचालन कर रहा था उसको घसीट लिया, फिर पीछे जो कुर्सियां में लोग बैठे थे, जिला पंचायत के सदस्य या अन्य गणमान्य, उनको उठा उठा के खींच खींच के करने लगे। प्रशासन भी उनको सहयोग कर गया, तो उस पर थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ हाल में। जब वो बाहर निकले, वो चले गए, उनके कपड़े बिल्कुल सकुशल, उनके साथ कोई घटना नहीं हुई। अरे बहुत मारपीट कराई थी आप। अब बात मान ले मेरी, विजय जी, मुझे क्या कराई थी तो कराई थी, केस खत्म हो चुका है, पर नहीं, उनके साथ कोई मारपीट नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। उनके साथ एक ब्लॉक प्रमुख का हारा हुआ प्रत्याशी गुड्डू पांडे था, उसने वैसे ही कपड़े पहन रखे जैसे इनके थे, तो बाहर निकल के उसने गाली देना शुरू किया। वहां के लोगों को गाली उससे रोका, और लोगों ने कहा जाओ, सामने बैठे तो हैं, उनके सामने गाली दो। तो ये गाली और बुरी मोना को दे गया, तो उस पर वहां के लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, गिरा के मारा, ये तो सही है। और वो सब कैमरे में कैद है, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग थी, जगह जगह लगे हुए थे सीसीटीवी कैमरे, लोगों के हाथ में वीडियो होता, सबने वीडियो बनाया। मंच के सामने कम से कम रहे होंगे 70-80 मोबाइल, एक नहीं। जहां मैं बैठा था उससे करीब 200 मीटर पे ये घटना होती है, मुझे पता भी नहीं लगता। रूलिंग पार्टी के एमपी को गिरा गिरा कर मारा जाता है, कपड़े फाड़ा जाता है, वो भागने को मजबूर आज होता है। भी अगर संगम लाल जी ये कहते, और आप कहते हैं आपका तो कोई रोल नहीं। संगम लाल जी ये कहते कि उन पे किसी ने हाथ भी उठाया था, उन्होंने महसूस कर लिया है, हाथ भी उठाया था, तो मैं जो कहिए सजा भुगतने को तैयार। उनके साथ कहीं कुछ नहीं हुआ, जो गलतफहमी हुई सारा मीडिया गवाह था,
मीडिया ने गवाही दी, गुड्डू पांडे के साथ हुआ। और उनके कर्म ऐसे थे कि अगर आप बेटी को गाली दोगे तो रामपुर खास की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और उनके साथ जो हुआ, मैं कोई रिग्रेट नहीं करता। जिन लोगों ने किया उन लोगों को गाली नहीं बर्दाश्त हुई, और उन लोगों ने उनको, दम तो था नहीं, गिर गए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ना हम लोग देख रहे थे उस घटना को, और हमको सबको करीब 15 मिनट बाद वो घटना मालूम। आप अपने विरोधियों को बेइज्जत करा देते हैं और वो फिर पॉलिटिकल एडवांटेज आप लेते हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे राजाराम पांडे, राजाराम पांडे कभी बेइज्जत नहीं हुए, आखिर सांस मारपीट हुई थी। नहीं हुई, कभी नहीं उनके साथ। अक्षय प्रताप सिंह, मारपीट हुई। हाँ, संगम अक्षय लाल, प्रताप सिंह जी के संगम साथ। लाल गुप्ता, लेकिन मारपीट मैंने हुई। नहीं किया, पर हाँ हुई। संगम लाल गुप्ता के साथ कुछ नहीं हुआ। अक्षय प्रताप सिंह के साथ मारपीट हाँ, हुई। मैंने बताया घटना, ब्लॉक की घटना। और पार्लियामेंट के दिनों में वो जाके अंदर जो बैठा रहता था एजेंट कांग्रेस का, राजमय रत्ना सिंह का चुनाव था, मेरा नहीं था, तो वो उसको हटाते थे, कांग्रेसी हो हटो। और उनके साथ पूरा दल बल, 20-25 राइफल, पुलिस वाले ही सब थे। हाँ, घटना हुई है, वह मैं मानता। एक और सज्जन लड़ने लेकिन गए थे, वो सब अध्याय समाप्त। बड़े इंजीनियर थे, आपके खिलाफ लड़ने गए थे, उनकी भी पिटाई हुई थी। नहीं, तो मैं नहीं जानता कोई आप इंजीनियर पिटवा देते हैं। कभी नहीं। कोई पीटा गया होगा तो अपने कर्म से पीटा गया होगा, जनता ने पीटा होगा। मैंने तो कभी, न मेरी जानकारी में, न मैं ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित करता हूँ। नहीं, अब आप जैसे मैच्योर लीडर को यही जवाब देना चाहिए जो आप दे रहे हैं। करना भी यही चाहिए, मैंने किया भी यही है। कभी मारपीट की घटना नहीं। जो जीतता रहता है वो क्यों चाहेगा मारपीट हो। और भगवान की दया से कभी कोई ऐसा चुनाव नहीं आया जिसमें ये लगे कि मैं हार रहा हूँ। तो जो हारता रहता है वो ये सब ड्रामे करके संपत्ति लेता रहा है। जैसे वर्तमान में एक है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। मैं, राजनाथ सिंह जी दोनों यहाँ एयरपोर्ट पे थे लखनऊ में। वो अपना हेलीकॉप्टर ले रहे थे, मैं, वो हो जाता है चुनाव के दिन एक ही जगह सब बैठ जाते हैं सबको। तो खबर आई कि साहब वहाँ मारपीट हो गई। 11:15 का टाइम था। तो राजनाथ जी बोले क्या है बताओ, हम कहें कुछ। तो हमने कहा नहीं, देख लेते हैं। बाद में पता लगा मेरा नाम FIR में है। फिर मैं वहाँ से उन्नाव गया हेलीकॉप्टर से, उन्नाव से मैं फिर सीतापुर गया, लखीमपुर खीरी गया, और मेरा नाम था कि मैं मारपीट में वहाँ था। तो राजनाथ सिंह जी सबसे पहले बोले कि भाई वो तो मेरे साथ थे, तो वो कैसे हो सकते हैं। हाँ, वो तो नहीं थे। हाँ, लेकिन इशारा पर्याप्त होता है। इशारा, या मैं कहूँगा वो घटना ऐसी थी कि भगवान ने बचा लिया, वरना मोना जी के पति के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती। उनकी गाड़ी को घेर लिया 3-4 गाड़ियों के साथ हमारे विरोधी ने, पर भगवान की दया से वो उतरे और उन्होंने कहा कि भाई क्यों। तो कहने कि ये गुंडई हो रही है, जैसे एक ड्रामा होता है। तो वहाँ पे गांव वालों ने दौड़ा लिया, भाग खड़े हुए लोग, और FIR में मेरा नाम, मोना वहाँ से कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर, उनका नाम, छोटी बेटी उसका नाम, सब लिखा दिया। पूरे परिवार घटियापन, राजनीतिक घटियापन है। अब मैं तो गृह मंत्री, उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ जी, गृह मंत्री के साथ था, वो भी तुम्हारी पार्टी के गृह मंत्री के साथ। और उन्होंने कहा, तो जैसे ही SP को पता लगा, फिर जब आप एयरपोर्ट में अंदर जाते हैं तो कैमरे जी, तो जांच आई नहीं, आजकल तो लोकेशन जानना बहुत नहीं, आसान है। नहीं भाई, 1 मिनट में आपकी लोकेशन मिल जाएगी। नहीं, वो फोन उनकी लोकेशन फर्क हो सकती है। एक केस में जानता हूँ जिसमें फोन रख दिया गया कहीं और घटना कर दी गई। इसमें तो एयरपोर्ट जब आप घुसे तो आपकी सब फोटो आ रही थी एक एक कदम की। तो ये मैं जरूर कर सकता हूँ कि मेरे साथ जब जीत नहीं पाते राजनीतिक रूप से, तो ऐसी घटनाओं को करके अपनी शर्म छेप पिटाते हैं। रामपुर खास जिंदाबाद, वहाँ की जनता मेरे साथ है। ये सब में गुंडई चलेगी ना ड्रामा चलेगा। आज भी चुनाव होगा तो मैं गुंडई किसी को नहीं करने दूंगा। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, इतना दम है कि मैं गुंडई रोक लेता हूँ अभी भी। हाँ, अब तो थोड़ी उम्र, कोई फर्क नहीं वैसे पड़ता। बड़े यंग जवान, वैसे हमेशा बड़े फिट फाट रहते हैं। मैं कह रहा हूँ गुंडई के लिए कोई शारीरिक बल की जरूरत नहीं है, मानसिक बल काफी है, जनता का समर्थन काफी है, और मेरे पास दोनों। गुंडई तो नहीं करने दूंगा। ताकत भी है। हाँ है, जनता की ताकत है, जनता की ताकत। वैसे भी ताकत है। ताकत से आप क्या समझ रहे हैं, और मैं बाहुबल वाली ताकत। बाहुबल नहीं, जनता जिसके साथ, उससे ज्यादा बाहुबल कौन किसके पास हो सकता है। मेरे खिलाफ एक मुकदमा नहीं,
एक मुकदमा नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तारीख है 21 अक्टूबर 1997। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। उस दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा थी और वहाँ का जो दृश्य था वो देखकर पूरी दुनिया हैरान थी कि विधायक एक दूसरे को पीट रहे थे, मार रहे थे, खून ही खून था और प्रमोद तिवारी वेल पे खड़े होकर विरोध दर्ज करा रहे थे। हुआ क्या था उस दिन? ऐसा हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ना जितना याद हो वो बताइए। जितना याद, और अगर कुछ उसमें कंफ्यूजन हो जाए जी। तो आई एम सॉरी। यहाँ पे 6 महीने के लिए बसपा और 6 महीने भाजपा की सरकार का एक अजीब अजीब फार्मूला, प्रयोग क्या मस्त कॉम्बिनेशन निकला। समझ ही नहीं पाए। पहले 6 महीने मायावती जी रही, कल्याण सिंह जी ने समर्थन दिया, भाजपा ने समर्थन दिया, और फिर जब कल्याण सिंह जी हो गए तो मायावती जी ने दिया। बीच में कोई उन दोनों के बीच में मतभेद हुआ होगा, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, वैकल्पिक सरकार बनी, जगदम्बिका पाल जी मुख्यमंत्री बने। शक्ति प्रदर्शन दिखाना था, भाजपा जीत नहीं सकती थी शक्ति प्रदर्शन में, तो उन्होंने पुलिस वालों, ये तो रिकॉर्डेड है, अच्छा, जस्टिस एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, उन्होंने भाजपा ने पुलिस वालों को और हट्टे कट्टे पुलिस वालों को मार्शल की वर्दी पहना के विधानसभा में लिया है। अरे और वहां वोट पढ़ना था। वोट पढ़ने के पहले ही जब उनको देखा गया तो अफरा तफरी मच गई, लड़ाई झगड़ा हो गया कि भाई ये कैसे। मार्शल के वो पुलिस और वालों को मार्शल के विधान परिषद के एक सदस्य और उनके साथ 2 सदस्य कूद आए बेल में, विधानसभा में। हाँ, परिषद के आ गए विधानसभा मैं में। कह तो रहा हूँ आपसे, सबकी फोटो है, सब फोटो दी गई है, जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट में फाइल है। हाँ। तो भाजपा ने हिंसा की। हम लोगों में शिवपाल जी को बहुत चोट लगी थी, मायावती जी को निकालने के लिए कमांडोज को आना पड़ा था। ये जरूर था कि हम लोग जो थे पूरी मजबूती के साथ एक एक लोगों को निकाला, सुरक्षित किया। फिर उसके बाद भी इन लोगों ने उस हंगामे में विपक्ष की अनुपस्थित में 222 वोट के साथ सरकार बना ली थी। क्या बना दिया, और वो मारपीट नहीं कराई होती तो इस प्रदेश का इतिहास फर्क होता, भाजपा सत्ता में न होती। मारपीट की घटना ने इतिहास बदला। मारपीट करके बहुमत हासिल किया गया। जो फेंस सिटर थे, जब विपक्ष रह ही नहीं गया, जीरो था विपक्ष उस दिन, वहां था ही नहीं। सारे लोग जा चुके थे, सीट खाली थी। अरे 222 इसका बहुमत आया था। उस समय माइक बोले तोड़ तोड़ के मार रहे थे, मेज से मार रहे थे, बड़ा भयावह दृश्य था, मैंने देखा है। किसकी ज्यादा भूमिका थी, बीजेपी वालों की या विपक्ष वालों? उनके विपक्ष बीजेपी के साथ जो अराजक तत्व थे, जो एमएलए का तमगा लगा के आ गए थे बाहुबल से, अब नाम लेना ठीक नहीं थी इन बात। सबकी फोटो है, पूरा वीडियो है। आपने भी बयान दिया था? हमने भी दिया। गवर्नर के पास गए थे, फिर उसके बाद सारे विपक्ष को लेके, जिन लोगों को चोट लगी थी, इन सबको लेके, सुरेंद्र अवस्थी जी थे, पुत्तू अवस्थी जी, उनके बहुत गहरी चोट आई थी। शिवपाल जी को चोट आई थी, उसमें कम से कम 9-10 नेताओं को चोट आई थी। अब थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, बल्कि वही वो एरा चल रहा था जब कांग्रेस स्ट्रगल कर रही थी और आप अपनी पीक की तरफ बढ़ रहे थे। कांग्रेस वर्टिकली डिवाइड हो गई थी, टूट गई थी, और एक लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी बनी थी। 2 बनी थी। 2 बनी थी, एक लोकतांत्रिक, एक जनतांत्रिक। जनतांत्रिक। अब बहुत से ऐसे लोग थे जो सत्ता चाहते थे, जैसे जो लोग गए उस समय सब मंत्री बने। जो इधर से उधर गया, जो बात हो रही है बहुमत की, 22 थे आपके जो टूट के गए थे। 22 लोग, 22। हाँ। आज आपको आशंका थी कि इतना बड़ी टूट कांग्रेस पार्टी में हो? नहीं। मुझे क्या, नरेंद्र तिवारी जी थे, मोहसिना किदवई जी थी, जितेंद्र प्रसाद जी भी थे, सब तो वहां मौजूद थे। आपको भनक नहीं लगी? नहीं, ये था कि कुछ लोग जाएंगे, पर उस समय तो उठा के लोगों को ले गए, बेशुमार पैसा चला, और हज एक अद्भुत घटना हुई।
जो 22-24 लोग गए 24 मंत्री बना दिए गए। तो एक तरफ था विपक्ष में बैठना और दूसरी तरफ था मंत्री पद, तो वो लोग गए। पर जो गए वो सब आपके दोस्त थे, नरेश अग्रवाल, मैं श्याम सुंदर शर्मा, कांग्रेस विधानमंडल हरिशंकर तिवारी। कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता था, तो सब अगर मेरे समर्थक नहीं होते और मेरे विश्वसनीय नहीं होते तो कैसे मैं नेता बनता। तो बहुमत का नेता तो मैं था, लेकिन सबने हाथ जोड़ लिया कि साहब अब हम जा रहे हैं, जा चुके हैं। बाद में नजरें नहीं मिला पा रहे थे वो लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी उन लोगों से, लेकिन लोग गए। आपकी सहमति से गए थे? कोई नहीं, मैंने भरपूर हाथ जोड़ा, मनाया लोगों को, समझाया लोगों को, लेकिन उस समय मंत्री पद एक तरफ था, दूसरी तरफ से प्रमोद तिवारी का समझाना बुझाना। नारायण दत्त जी ने समझाया। मुझे तो जगदम्बिका पाल जी का याद है कि मूसेना जी ने भेजा कि जाओ उसको ले आओ, वो गए, फिर वहीं बैठ गए। मूसेना जी के बहुत करीब थे पाल साहब। कुछ लोग कहते हैं कि आपने मदद की कांग्रेस को उस वक्त टूटने में, ताकि वो एमएलए जाएं और सरकार को सपोर्ट कर दें। कोई कर सकता है, अपनी नाव आधी तोड़ के दे दे और डूब जाए। ये तो इंटरप्रिटेशन होते हैं लोगों के, अपने आप जो समझ नहीं पाते जबरदस्ती अपनी राय दे देते। मैंने भरपूर प्रयत्न किया कि ना हो, लेकिन मंत्री पद का लालच इतना बड़ा था कि जिन जिनों को टिकट भी दिया था, जिन्होंने रात भर मुझे भरोसा दिलाया था, सुबह वहाँ बैठे मिले। रात में बात हुई थी? रात में बात हुई, 1-2 दिन से बात लगातार चल रही थी कि भाई ये खबर आ रही, करना मत। घर गया, लोगों के बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वही विरोधी दल के कुछ लोग इन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि प्रमोद जी इतने पॉपुलर हैं, कैसे नहीं रुका। तो अब वही लोग जो हैं जवाब देते हैं कि जब पार्टी से बड़े बड़े लोग जा रहे हैं तो युवा कि आप क्यों जा रहे हैं। तो अब एक्सप्लेन हो गया, उस समय नहीं एक्सप्लेन हो पाया था। पर नरेश अग्रवाल तो आपका एकदम दाहिना हाथ हुआ करते थे। हरिशंकर तिवारी, बच्चा पाठक, श्याम सुंदर शर्मा। देखिए, व्यक्तिगत संबंध मेरे सबसे अच्छे हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं है। तो नरेश को क्यों जाने दिया आपने? नरेश अपनी मर्जी से गए और नरेश ने जाके वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने एक दिन के लिए, फिर छोड़ के आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। पावर मिनिस्ट्री में नहीं, वही मिनिस्ट्री ली जो मेरे पावर मिनिस्ट्री तो उनको वही बाद में मिली। हाँ, तो वो गए अपनी मर्जी से, मैं रोकता रहा और फिर उस वहाँ जाके सब ज़्यादा विरोध मेरा किया। अच्छा, चलिए ये सब कहानियाँ बीत गई, अब सबसे अच्छे संबंध है, क्यों किया जाए। उस वक्त उन लोगों ने गलत किया था? मैं समझता हूँ जिस पार्टी से आप आए हैं जीत के, उस पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है छोड़ना है तो आप इस्तीफा दीजिए, जनता के बीच जाइए, जो मतदाता हैं उनसे कहिए कि मैं इस पार्टी में नहीं रहना चाहता, दोबारा चुन के भेजो। ये होना चाहिए। जब वो लोग जा सकते थे, आप नहीं गए? वो मंत्री पद के लिए गए, डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री आपको के नहीं लिए चाहिए गए। था? मुझे नहीं चाहिए ऐसा मंत्री पद जो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करके मिले, जनता के साथ विश्वासघात करके मिले। अरे मुझे अटल जी ने एक ज़माने में 93 में, उन्हीं के समय मैंने इंटरव्यू दिया था, आए थे वो शिव कुमार शर्मा जी कि 1 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बन जाओ। हैं? आप मुख्यमंत्री बन जाओ, क्योंकि हुआ क्या था, पूरी बात बताइए। अरे ये तो बड़ी सपा इंटरेस्टिंग बात। बसपा का पहला अलायंस हुआ था। कब की बात है? 89 वाली? नहीं, 1993। 90, हाँ, यस, ओके। 93, ठीक है। 93 और 1 से 75-76 बीजेपी आई थी। हाँ। वो जो घटना हुई थी 6 दिसंबर वाली 92 की, उसके बाद चुनाव हुआ था। 93 वाला। कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी, 175 उनके पास था और कुछ इंडिपेंडेंट में मिला के 182 हो गए थे। कल्याण सिंह जी नेता थे और तब विधानसभा थी 425 की। उत्तराखंड वाला भी इसी में था। हाँ, हमारे पास 44, 35-36 लोग थे। अच्छा, 35-36 लोग थे, 1-2 और लोग जुड़े हुए थे, लगभग 37-38। तो पहले वो चाहते थे मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर उनका रहे 5 ये साल। कब, किसने दिया प्रस्ताव? खुद अटल जी ने। अरे, अटल जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, 1981 से थे। अच्छा, क्या कहे कि हम दोनों मुख्यमंत्री बन जाओ? नहीं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि के साथ कहता हूँ। मेरे घर आए लखनऊ में, एक छप्पर था, उसके नीचे हम लोग बैठे। उनका ये कहना है, प्रमोद रोज रोज का चुनाव अच्छा नहीं,
89 में बनी, 91 में चुनाव हो गया, 91 में बनी, 93 में फिर हो जाएगा, 92 था उस समय तो बल्कि और मध्यावधि चुनावों का दौर देखिए था। 89 में हुआ, 91 हो गया, 91 हुआ, 93 हो गया। उनका अब 93 में अगर हम लोगों ने स्थिर सरकार नहीं दी तो याद रखिए फिर एक आध साल में चुनाव हो जाएगा और जनता माफ नहीं करेगी। अनावश्यक आर्थिक बोझ हो, उन्होंने बहुत कायदे समझाया। और आप रहिए, सारे मंत्री आपके होंगे, हम बाहर से समर्थन देंगे, 1 साल आप रहिए, फिर जाते जाते हंसते हंसते कह गए अब 2 साल रख लो, 3 साल हमें दे दो, पर चुनाव से बचाओ प्रदेश को। तो वो आपको ये प्रस्ताव दिए थे कि 3 वर्ष तक आप मुख्यमंत्री बन नहीं, 1 साल पहले का, बाद में 2 साल। 2 साल। और उसके बाद उन्होंने कहा आप जहाँ जाना चाहिए चले जाइएगा, राज्यसभा या मंत्री। उस समय केदार पांडे जी का हुआ था कि वो मुख्यमंत्री के बाद वहीं मंत्री हो गए थे, तो उनका जैसे केदार पांडे जी का, आप चाहें तो जो पोर्टफोलियो, जय रामनरेश यादव जी कर चुके थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। तो आपने मुख्यमंत्री का ऑफर ठुकराया? हाँ, उस समय ठुकराया। अब तो रिग्रेट हो रहा होगा? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। मैं सर्वोच्च कुर्सी थी प्रदेश की। जरूर थी, पर मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ सकता था। कांग्रेस पार्टी में रहा और रहूंगा। मित्र रहेंगे मेरे, पर रहूंगा कांग्रेस पार्टी में। मैं दुश्मनी नहीं, राजनीति में हिंसा नहीं चाहता, पर हाँ मित्रता होनी चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए। अच्छा, एक दौर था, मैंने देखा कि मुलायम सिंह यादव के साथ आपके जो ताल्लुकात थे वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल के थे। मैं जवाब दे दिया है, यही ये वजह थी। हुआ क्या, हम बताएं आपको। कोई बात छिपती तो है नहीं, अटल जी का आना भी नहीं छिपा, वो छिप भी सकता भी नहीं। हाँ। और फिर अटल जी ने इसको कहा कि मैंने भाई प्रमोद जी के बारे में सुना था, मिला मुलायम सिंह से, तो हमने समर्थन अपने लिए ले लिया होता, मुख्यमंत्री बन जाता, नहीं बना। खुद मुलायम सिंह जी गए, कहा उन्होंने नरसिंह राव से कि सरकार में आप लोग भी शामिल हुई। निर्णय हुआ कि हम लोग बाहर से समर्थन देंगे, और इनकी बनी, नेताजी मुख्यमंत्री बने। नेताजी मुख्यमंत्री बने। तो आप लोग तो बाहर से सपोर्ट दे रहे थे। नेताजी खुद आए चल के मेरे पास, इस बात के लिए धन्यवाद देने कि प्रमोद कोई और होता तो अटल जी का प्रस्ताव ठुकराता नहीं। मैं इसको जिंदगी भर मानूंगा। और सही बात है कि उन्होंने अपने वोट से, वोट उनका था बाई इलेक्शन में, मुझे राज्यसभा भेजने में यही कह के मदद किया। और सोनिया जी गवाह हैं, आज हैं, अहमद पटेल जी नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि प्रमोद बड़ा सा पद ठुकरा चुके, मेरे लिए बहुत किया है, और इनका इतना बड़ा कद हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा से कुछ दिन राज्यसभा जाना चाहिए इनको। पर पार्टी नहीं चाहती थी, आप जबरदस्ती राज्यसभा। नहीं, मुलायम सिंह की ताकत के बदौलत आप पार्टी हाईकमान की इच्छा के खिलाफ। सोनिया जी के दस्तखत से आदेश जारी हुआ, मुझे मिला टिकट, और मैं कांग्रेस के टिकट पे गया था। और कांग्रेस का टिकट बिना सोनिया जी के तो नहीं मिल सकता था। मजबूर किया आपने? कोई मजबूर नहीं कर सकता। क्योंकि बचे हुए मुलायम सिंह के वोट और किसको मिलते? उन्होंने कंडीशन इम्पोज कर दी। ये कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 2 सीटें थी, एक मोहन सिंह जी की डेथ हो गई थी, उनकी बेटी को दिया। दूसरी अपदस्थ कर दिए गए थे करप्शन चार्ज, सहारनपुर वाले रशीद मसूद। तो वो दोनों लगते अलग, और दोनों सीटें सापा की थी। सापा ने अपनी सीट कांग्रेस के टिकट पे मुझे दी, और खुद मुलायम सिंह जी ने अहमद पटेल से ऑफर दिया। सोनिया जी के पास गया, सोनिया जी ने मुझे बुलाया, तुम क्या चाहते हो? हमने कहा मैं आ जाऊंगा। तो सोनिया जी कहने के बाद सोनिया जी ने अहमद पटेल को भेजा। आज भी सोनिया जी मौजूद है, सोनिया जी से पूछ लिया जाए, उनके सहमत से बना। और सोनिया जी जब मैं गया तो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उन्होंने मोना को बुला, कहा कि प्रमोद ने जो कहा था वही किया। आपने तब, लोग कहते हैं, और उस वक्त के भी सीनियर जर्नलिस्ट, हम लोग भी मुख्य धारा के ही मीडिया में थे, आपको सीएलपी लीडर के पद से हटा दिया गया था, उसका बदला लेने के लिए आपने ये किया? नहीं, देखिए हर आदमी का इंटरप्रिटेशन, जो सीनियर जर्नलिस्ट होगा उसने अपना ढंग से इंटरप्रेट किया होगा। उसे क्या मालूम मेरी और सोनिया जी की क्या बात हुई थी। सोनिया जी ने कहा मैं तुम्हें राज्यसभा ले आऊंगी, कह दिया था। कैसे लाती? यूपी में तो था नहीं। 6 महीने बाद जब होता चुनाव तो एक राज्यसभा तो मिलती ना। कैसे? 22 थे, आपको कहाँ से मिली? 22 नहीं थे, 22 नहीं थे उस समय। उस समय हमारे ख्याल से 32 थे या 28 थे, 28-29, और एक राज्यसभा तो आई जाती है। फिर प्रमोद तिवारी चुनाव लड़ते तो फिर प्रबल बहुमत से आता।
हटाया क्यों था सीएलपी लीडर पद से? मैंने और सोनिया जी ने बात की। मैं 5 बार सीएलपी लीडर हो चुका था। तो सोनिया जी ने मुझसे कहा, आज भी है सोनिया जी से, उनसे पूछिए, प्रमोद अब तुम दिल्ली आओ, बहुत हो गया उत्तर प्रदेश। तो मैंने कहा, उसके एक बार पहले भी कहा था उन्होंने, तो अब मैं दिल्ली तैयार आओ, हूं। तो दिल्ली आने पर की कोई एमएलए नहीं व्यवस्था तैयार। करनी चाहिए थी ना। हाँ, तो कब उन्होंने वेट कराया? नेताजी के समाजवादी पार्टी के नहीं, दम तो पर जब थोड़ी राज्यसभा का बाई इलेक्शन होता तभी तो ला तो सकती तब थी। हटाती। नहीं, तो शुरू हटाया क्यों सीएलपी के पद से? हटाया नहीं, तो यही गलतफहमी थोड़ी सी हो रही है। चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद नया जो चुनाव होता है वो था। मुझे कभी ऐसा नहीं था कि मैं सीएलपी लीडर था, मुझको हटा दिया गया। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जब विधानमंडल दल का होता है, मैंने प्रस्ताव किया कि सोनिया जी जिसको बना दे, सब लोग स्वीकार तो कर। उन्होंने प्रदीप माथुर को बना दिया। बना दिया मुझसे पूछ के। पर कि आपके सम्मान और आपके त्याग के। ये कह दिया था कि तुम्हें दिल्ली आना है, और मैं तैयार था। पर वो क्या उचित समय था? एक टर्म आपको और मिल जाता तो क्या हो जाता? 6 बार सीएलपी लीडर बना रहना, 5 बार आज तक कोई नहीं बना है लगातार, मैं बन चुका था। तो 5 बार सीएलपी लीडर होना, एक पार्टी का लीडर होना कुछ। मैं पहली बार 91 में बना, 93 बना, 96 बना, 2002 बना, 2007 बना, 2012 में सोनिया जी बुला के कहा, हम 2007 में ही जाना चाह रहे थे। सोनिया जी से बात हो गई थी, एक एमएलए नहीं तैयार हुआ छोड़ने के लिए मुझे, तो मजबूरी में मुझे रहना पड़ा 5 साल। अच्छा, तब ये बात चलती थी कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम प्रमोद तिवारी का चलता है और उनके कारण पार्टी कमजोर होती गई है। एंड प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सीएलपी है वो कंप्रोमाइज्ड है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पर, इसलिए कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ। जब तक मैं था 30 सीट आ जाती थी आसपास। हाँ, 30-35 जैसे ही मैं गया 7 सीट पे आ गए, 2 सीट पे आ गए। तो मेरे समय कांग्रेस मजबूत थी। उसके बाद हाँ, संबंध की बात मैं कहूँगा, मैं राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी का पक्षधर नहीं हूँ। सीनियर बहुत था, ऊपर वाले की कृपा से पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में मेरा ज्ञान ध्यान था, तो स्पीकर, चीफ मिनिस्टर सभी मुझे एक मान सम्मान देते थे, एक आध चीफ मिनिस्टर छोड़ के। सबके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे। आप तो बढ़ते गए लेकिन पार्टी खत्म होती गई। पार्टी नहीं खत्म हुई, पार्टी अपने उसूलों पे खड़ी रही, इसलिए कमजोर पड़ी है, लौट के आएगी पार्टी। जब चुनाव धर्म के आधार पे होने लगे, मंदिर मस्जिद पे होने लगे, तो कांग्रेस को उसकी कीमत चुकानी थी, कांग्रेस ने चुकाई है। लेकिन एक दिन यही कांग्रेस लौटकर पूरे हिंदुस्तान में आएगी, मैं दावे से कहता हूँ। आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते, लोग ऐसा कहते हैं कि आपने कई बार कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कंप्रोमाइज किया, उस कारण पार्टी कमजोर हो गई। कभी नहीं, कांग्रेस को सशक्त बनाने के लिए हमने भरपूर प्रयत्न किया। अब कहते रहो, इसका कोई जवाब दे दे, उसको मिल जाएगा जवाब। जब तक मैं सीएलपी लीडर रहा 30 के नीचे नहीं आई, 32-33। और आप कभी कांग्रेस को सत्ता में भी नहीं ला पाए। मैं कैसे ले आता? जब सत्ता थी मुझे नहीं रखा गया, जब सत्ता का नेता विरोधी दल का भी स्तर नहीं रह गया तब मुझे लाया गया। उसके पहले नारायण दत्त जी थे। आपको लगातार मुख्य धारा की लीडरशिप में रखा गया। प्रमोद तिवारी मतलब कांग्रेस, हाँ। और कांग्रेस मतलब प्रमोद तिवारी। हाँ। बट आप कांग्रेस को वहां नहीं पहुंचा पाए। हम नहीं पहुंचा खुद पाए। पहुंच गए, हम पर कांग्रेस नहीं पहुंची। हम भी नहीं पहुंच पाए, पर कांग्रेस को हम वहां नहीं पहुंचा पाए जहां पहुंचना चाहिए था। क्यों? उसका एकमात्र कारण था कि अयोध्या का दौर आया, पोलराइजेशन हुआ, मंडल का दौर आया, पोलराइजेशन हुआ, और कांग्रेस सेकुलरिज्म, कांग्रेस सबको लेकर चलने पे विश्वास करती रही, इसलिए कांग्रेस सत्ता में लौट के नहीं। अब तो मेरे बाद 3 चुनाव हो चुके। तो ये बात रामपुर खास पे क्यों नहीं लागू हुई? रामपुर खास की क्या वहां भी तो यूपी के ही लोग, कोई ऐसा तो नहीं कि रामपुर खास में मंगल ग्रह के लोग रहे हैं? वहीं बगल की हर सीट में जमानत जब वो निर्वाचन क्षेत्र नहीं, वो मेरा परिवार है। आज वहां जी मेरे नाम पे लोग कसम खा सकते हैं, खा लेते हैं कि आज तक कभी किसी को मैंने धोखा नहीं दिया। धोखे खाए बहुत मैंने, पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने दिल से सबको चाहा, और चाहने वालों की संख्या
50% से ज़्यादा वहाँ हमेशा रही, जो मेरे साथ रहे। इस बात का अफसोस है कि रामपुर खास से आप जीतते रहे, लेकिन आसपास और उत्तर प्रदेश की बाकी जगहों पर कांग्रेस पार्टी निसंदेह गर्त में जाती रही। दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है। पर मैं एक चीज़ कह दूँ आपको, धीरे धीरे ये ख़त्म होगा और कांग्रेस एक दिन वापस आएगी। आपने ये बात, कांग्रेस की इस दुर्गति की बात कभी हाईकमांड से नहीं की पिछले 20, 25, 30 सालों में? आपको 46 साल हो गए। 46 ईयर। रेगुलर करता रहा, रेगुलर बातचीत होती रही। अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश में तो नहीं आई, और राज्यों में भी तो गिरावट आई ना। यहाँ तो खत्म हो गई प्रमोद जी। खत्म कांग्रेस नहीं है। दो, वो भी एक आपकी है और आपके कारण है। छोड़ तो दीजिए, पंजे के कारण नहीं है। कांग्रेस खत्म नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज हर गांव में मौजूद है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसका सिद्धांत है। कांग्रेस ही एक पार्टी है। अब जैसे मनरेगा था, कांग्रेस लाई थी, अब मनरेगा समाप्त कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ समाप्त कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, सीधा असर जनता पे पड़ेगा। वो गारंटी थी योजना में, सबको रोजगार मिलेगा और गारंटी भुगतान होगा, खत्म कर रहे हैं। ये पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने, और इसका कीमत कौन चुकाएगा मालूम है? लैंडलेस लेबरर। और विकास, अब हम दोनों गांव की पृष्ठभूमि से, गांव में अगर कोई 100 मीटर खड़ंजा लगाना हो या 200 मीटर नाली बनानी हो तो यही थी योजना। अब क्या ऊपर दिल्ली से बन के आएगी योजना? लखनऊ से बन के जाएगी नाली के लिए, खड़ंजे के लिए? ये राजीव गांधी ने जो शुरू किया था, मैं पूरा का पूरा श्रेय सोनिया गांधी को देता हूँ। PMJSY इस दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी, सबसे बड़ी योजना हमारी महात्मा गांधी मनरेगा। ठीक है, अब गांधी का नाम हटा लेते क्योंकि आप गोडसे को मानते हो, चलिए वो विचारधारा की बात हो गई, पर उससे गारंटी क्यों हटा ली? गोडसे रखते तब भी जी होता। अब देखिए, अभी हिम्मत नहीं गोडसे के नाम पे रखने की, लेकिन चल उसी रास्ते पर एक दिन इनको शर्म नहीं आएगी, ये गोडसे के नाम पे भी योजनाएं लाएंगे। जब मंदिर बनवा सकते हैं तो योजना, आज इनकी हिम्मत नहीं। ये करते गोडसे वाला काम है, लेकिन गोडसे को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। आप एक नजर डाल लो, भाजपा ने जो कहा था क्या किया। चले थे साहब ये विश्वगुरु बन पाए। 2 करोड़ लोग हर साल नौकरी देंगे, 24 करोड़ को हो जाना चाहिए था, ले पाए। आप देखो 15 लाख कहाँ है, अब तो भूल भी रहे हैं लोग धीरे धीरे। आप देखो काला धन वापस आया, नहीं आया। आप अगर गौर से देखें तो गंगा मैया स्वच्छ हुई, नहीं हुई। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, कोई आया लौट के? भूल जाइए दाऊद को, ये तो इनकी अंडरस्टैंडिंग के दाऊद को नहीं लाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बुलेट ट्रेन नहीं चली, रोज बताया जाता है अब चलेगी, 12 साल में नहीं चला पाए। स्मार्ट सिटी एक नहीं बनी, जो स्मार्ट सिटी बनी थी, अब की बाढ़ में सबकी असलियत सामने आ गई। आतंकवादी गतिविधि यहाँ रुक जाएंगी, 370 में रुकी। तो ये भाजपा फेल्योर है। आज तक किसान को सही कीमत नहीं मिली। तो भाजपा ने जब जो कुछ कहा था, अगर याद करिए, तो एक दिन लोगों को जब याद आएगा ना, तो भाजपा आगे आगे और पीछे जनता दौड़ाएगी इसको। इसके खिलाफ जन क्रांति होगी। और भाजपा आज, ये अनुभव से कह रहे हैं कि सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं यही होने जा रहा है। आज जनता की चुनी हुई सरकार नहीं। आप पार्लियामेंट का ले लें, उत्तर प्रदेश जहां बैठा हूं मैं, यहां किसको बहुमत मिला? गैर भाजपा को ना। आपके अलायंस को मिला। वही तो, ये तो देखिए अलायंस क्या, सपा के कंधे पे बैठ के। हम सपा कंधे पे बैठे, अगर सपा हमारे कंधे बैठी तो भाजपा के साथ राजभर पार्टी, अपना दल पार्टी, जितनी जातियां, निषाद पार्टी, तो उनका भी तो गठबंधन है। तो ये लड़ाई गठबंधन बनाम गठबंधन की भाजपा की नहीं। जब भाजपा सत्ता में है, पूरे देश में सत्ता में है, और आज हिम्मत नहीं अकेले लड़ने की, और पूरा गठबंधन लड़ा हमारे गठबंधन से, हम उत्तर प्रदेश में बहुमत में है। अगर यही रिपीट हुआ तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार प्रबल बहुमत से बनेगी, वही वोट रह गया तो। अच्छा, 46 साल हो गया राजनीति करते, इतना हो गया ना? ज्यादा, 46 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में, संसदीय राजनीति, इलेक्टेड पॉलिटिक्स, संसदीय राजनीति में बोर नहीं हुए? और अनुभव हो गया
और विश्वास हो गया। और एक कर्ज है मेरे ऊपर, कर्ज का ब्याज बढ़ता है ना, मूलधन तो अपनी जगह, ब्याज बढ़ता है। रामपुर खास का इतना कर्जा है मेरे ऊपर कि मैं उसे निभाऊंगा जिंदगी भर। और अब तो एक इतिहास बन सकता है। 27 में मोना जी जब जीतेंगी, 12वीं होगा, 12वीं बार। 9 3 12 तो हो चुका, 13वीं बार होगा। 13वीं। जब मोना जी जीतेंगी 27 से 32 तक के लिए, जिनका जीतना लगभग किताब पे लिखी इबारत की तरह साफ है, तो 30 जब होगा तो एक अद्भुत इतिहास उत्तर प्रदेश का होगा। एक ही चुनाव चिन्ह, एक ही निर्वाचन क्षेत्र, लगातार 50 साल पूरे हों। इसकी बनेगी गोल्डन जुबली रामपुर खास की, 50 और years। इसका नाम अजर अमर हो जाएगा। मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। रामपुर खास की जनता मना स्थित बना के बैठी है कि गोल्डन जुबली मनाना है, 50 साल का रिकॉर्ड बनाना है। ये जो मोना जी को चेहरे पे जिताना है। चमक आती है रामपुर खास का जिक्र करते हुए, और जो आपके अंदर का भावनाएं आती हैं, उत्तर प्रदेश में 402 और भी तो विधानसभाएं हैं, प्रमोद तिवारी उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? देखिए, जितना मुझे सौंपा जाता है भरपूर प्रयत्न करता हूँ उसकी समीक्षा हो कि बहुत जगहों पे जाके हम वोट बढ़ा तो लेते हैं पर जिता नहीं पाते। फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे, अच्छा वक्त दरवाजे पे दस्तक दे रहा है कांग्रेस। भाई आपके पास जीत का फार्मूला है, हाँ। आप क्यों नहीं देते हैं कांग्रेस पार्टी को? हाँ है। जो भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता थी वो समाप्त हो रही है। अच्छा ये बताइए, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा हूँ जो भविष्य में घटित होगी। मैं तो 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब 2024 में चुनाव हुआ तो यही तो मतदाता था, यही तो उत्तर प्रदेश था। और पार्लियामेंट केंद्र में मोदी थे, मोदी योगी दोनों की जोड़ी थी। मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था, घोषित प्रधानमंत्री, और उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत नहीं दिया। 33 पे आके रुक गए ना, 33। 80 में तो प्रबल बहुमत के साथ तो यहाँ हम बैठे हैं। अगर हम अपना वोट संभाल ले जाएं तो अगली सरकार हमारी है। कांग्रेस ने आपका सही इस्तेमाल नहीं किया, या फिर आपने कांग्रेस को मौका मिलने के बाद भी पार्टी के लिए आप कुछ नहीं कर देखिए, पाए? मैं बहुत मानता हूँ सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को। ये हो गया परिवार। वो लोग मानते हैं आपको? हाँ, उनका विश्वास नहीं होता तो मुझे राजस्थान से चुनाव लड़ा के राज्यसभा में ले आते। दबाव कह रहे हैं कुछ लोग कि दबाव में आपने हासिल किया। जो लोग, आपका पॉलिटिकल स्ट्रेचर इतना बड़ा है, हाँ पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा रिस्क नहीं ले पर सकती पार्टी। जो लोग गलतफहमी में हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा। गांधी परिवार को दबाया नहीं जा सकता, उनका विश्वास और प्रेम पाया जा सकता है। जो लोग इस गलतफहमी में हों, मेरी बात पे ध्यान दें। पार्टी मेरी, एक कहीं विरोध नहीं हुआ। रिकॉर्ड वोट से जीत के आया मैं राजस्थान से, जबकि वोट भी पूरे नहीं थे मेरे खिलाफ। अब मीडिया से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आदमी लड़ रहा था जिसने 9 वोट कलम बदला के ले लिए थे हरियाणा में, नाम नहीं लूंगा, और वो अपना वोट नहीं संभाल पाया। तो कुछ तो है, मेरा कद है, व्यक्तित्व है यही तो वो विश्वसनीयता दबाव है जिसका आप इस्तेमाल करते विश्वसनीयता। हैं। वरना भगवान यूपी के नेता राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य, वैसे टेक्निकली गलत नहीं है आप, पॉलिटिकली गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में सही वो राजनीतिक रूप से सही। आप ये बताइए मुझे, मोदी आके यहाँ से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? गुजरात से लड़े तो आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उसका यही जवाब। बड़ोदरा से लड़े थे, दोबारा तिवारा दोबारा कहाँ तो है? यहीं से लड़े थे। तिवारा अब नहीं लड़ेंगे, हैं? अब नहीं लड़ेंगे। कहाँ से? बनारस से। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों जीते हैं? अब नहीं लड़ेंगे। 3 राउंड 4 राउंड हारे थे, और बाद में कैसे जीते हैं ये दुनिया में किसी को मालूम है तो मोदी जी को। चलिए आगे आइए। आप श्योर हैं कि वो बनारस से नहीं अब लड़े? नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो 2 जगह से लड़ेंगे। अनुभव है कि जानकारी है? अनुभव, मेरा अनुभव बोल रहा है। कौन रिस्क लेगा? 3-4 राउंड हारे और कितने जीते हैं, कितना वोट कम हुआ है, वो भी ये जीत नहीं है, ये बेईमानी है, बेईमानी से जीते हैं वो। वही नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में 5 सीटें बेईमानी से जीती गई। और अगर पहले राउंड में भारतवर्ष में 5वें 6ठे दिन इलेक्शन कमीशन ने वोट की वो न जारी की होती और पहले राउंड में बेईमानी न हुई होती तो आज हिंदुस्तान में 20-22 सीटों का फर्क है ना। हाँ, वो यूपीए की सरकार 200 होती, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। 240 के आसपास आप लोग थे।
टोटल। कह तो रहा हूँ मैं आपको कि हम ये बेईमानियां नहीं हुई होती तो आज देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। अच्छा, बहुत से सीनियर कांग्रेस लीडर हों, सीनियर जर्नलिस्ट हों, दिल्ली के कांग्रेस के पावर कॉरिडोर के लोग हों, वो ये कहते हैं कि गांधी परिवार के रिश्ते प्रमोद तिवारी के साथ सहज नहीं है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि किसी को ये कह देना कि उसका कैलकुलेशन रॉन्ग है अच्छा नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि उनका कैलकुलेशन रॉन्ग है, सच्चाई गलत कैसे? है। मुझे जितना विश्वास सोनिया जी का। अच्छा आप ये बताइए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, डिप्टी लीडर तो कोई चुनाव नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। सोनिया जी के कलम से बना है कोई? मैं बना। तो ये विश्वास नहीं तो और क्या है? दबाव। कौन दबाव डाल सकता है गांधी परिवार पे? किसकी हिम्मत, किसकी मजाल? फालतू बातें करते हैं लोग, जब कुछ नहीं मिलता तो इस तरह की बातें करते हैं। एक चीज बता दूं, राहुल गांधी पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। मोदी नहीं डाल पा रहे तो और कौन डालेगा? मोदी अमित शाह दुनिया में अगर किसी के सामने किसी को नहीं दबा पाए, किसी को नहीं रोक पाए, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, मैं तो गर्व के साथ कहता हूं कि मेरी नेता है। सोनिया गांधी जो है ना, एक आदर्श नेतृत्व है। उन पे दबाव नहीं चलता, राहुल गांधी क्षमता। और आज वो कहती हैं, तो मैं बन गया, कहती हैं कि प्रमोद है अगर तो राज्यसभा में फिक्र करने की जरूरत है। ये उनका विश्वास है और मुझे अपने नेता का विश्वास मिला हुआ है। मैं गर्व से कहता हूं, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही कि मुझे मेरे नेताओं का विश्वास मिला हुआ है। और वो विश्वास उत्तर दो प्रदेश। विश्वास, रामपुर खास की जनता का विश्वास और मेरे नेतृत्व का विश्वास। अब मैं ये कहूं कि कुछ लोग अपने को अक्लमंद बनाने के चक्कर में बोल जाते हों, जलन में बोल जाते हों, कुंठा में बोल जाते हों, बोल जाएं, पर मैं कह रहा हूं कि मुझे इन दो के विश्वास में 0% कमी। पर पार्टी आला कमान ने आप पर कभी उत्तर प्रदेश को लेकर विश्वास नहीं किया और आपको कभी सेंटर स्टेज पे नहीं रखा उत्तर प्रदेश में। बिना आपको कमान नहीं दी उत्तर प्रदेश बिना में। उनके मैं 5 बार सीएलपी लीडर रहा। उसके बाद से फिर आपको उत्तर प्रदेश में कोई भूमिका प्रदेश नहीं मिली। अध्यक्ष थोड़े वक्त के लिए नहीं बना ही नहीं मैं। सोनिया जी कहती, नाराज होती कि मैं बनाना चाहती हूँ, इसको बनना नहीं चाहता। हो सकता है ना बनाना चाहते। बनाना चाहती थी, मुझसे कहा, मोना से कहा। जब सीएलपी नहीं बनाया तो प्रदेश अध्यक्ष। सीएलपी इसलिए नहीं बनाया था कि 5 बार हो चुका था और सामान्यतः 2 बार 3 बार के बाद छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं छोड़ पाया क्योंकि सब एमएलए जो थे वो महसूस करते थे कि मेरे साथ सुरक्षित है, मेरे साथ एक आवाज़ रहती है कांग्रेस की, संख्या बल चाहे जितना कम रहा हो। दावे से कहता हूँ विधानसभा में मैं चलाता था। आप में क्या कमी है कि आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बनाया गया? कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में कोई कमी नेतृत्व की नहीं थी। मैं खुद महसूस करता हूं कि मैं संगठन के लिए नहीं बना, वरना मैं यहां भी बनता, दिल्ली में बनता। क्या आप संगठन के लिए नहीं बने? हमें संगठन की क्षमता नहीं मेरे अंदर पार्लियामेंट्री क्षमता है, इसका उपयोग हो सकता है। मैं संगठन नहीं चला पाऊंगा ठीक से। आज भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मौका ही नहीं दिया पार्टी ने। दिया, मैंने हाथ जोड़ के विनम्रता से मना किया। जितेंद्र प्रसाद जी जा रहे थे तब उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं टेक ओवर करूं। उसके बाद तो नाराज हो गई सोनिया जी, मैंने मना किया। सोनिया जी ने हमेशा कहा अभी अध्यक्ष का पदाफर हो तो नहीं करूंगा। कैसे नेता हैं आप जो मतलब पार्टी को उठाने की कोशिश में शामिल नहीं होना चाहते? उसकी एक वजह है, क्या? मुझ में संगठन क्षमता नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। मैं, हाँ, संख्या चाहे कम हो, पार्लियामेंट में मैं लड़ने की क्षमता है, आपके रिसोर्स हैं। पार्लियामेंट के लिए मैं उपयुक्त हूं, असेंबली के लिए मैं उपयुक्त हूं, लेकिन मैं संगठन नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकते? कभी संगठन में जिले के स्तर पे पदाधिकारी नहीं रहा। क्यों? जिस जिले में प्रदेश जाते हैं नहीं पूरा रहा। कांग्रेस संगठन आपके पीछे खड़ा रहता है। हर जिले में मेरे क्यों? साथ लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं संगठन नहीं चला सकता। पार्टी मौका नहीं दे रही होगी। पार्टी ने दिया, पार्टी को मैं दोषी नहीं ठहराता, और सर्वोच्च नेतृत्व ने दिया। गोरखपुर से गाजियाबाद और बांदा से बहराइच, आप किसी जिले में जाएंगे तो ना आप परिचय के मोहताज हैं, न लोगों के, न रिसोर्स के, इसमें कोई न दो राय इमेज के। नहीं। इतना भगवान इसके बाद भी इतना भगवान का आशीर्वाद मुझे आपको रहा। पर संगठन में पता नहीं क्यों, मैं आज तक क्लास मॉनिटर से लेके स्टूडेंट यूनियन का लेके सारे चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं। तो मैं चुनाव
लड़ने के लिए तैयार हूं किसी भी सम परिस्थिति क्यों, में। आप में क्या कमी है? आप चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो सकते हैं। राजस्थान राजस्थान जब मुझे भेजा गया तो वोट कम थे, मैंने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए हाथ जोड़ लेता हूं मैं नहीं बनना चाहता। आप में क्या कमी है? आप तो एक कभी शानदार कुछ नहीं है, लीडर हैं कभी और कुछ नहीं, मैं बेहतर पार्लियामेंट्री हूँ। आप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए वो अभी सवाल नहीं, पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस से नहीं सोच सकती उत्तर प्रदेश में। क्यों? आप अभी में क्या फिलहाल कमी नहीं, है? अभी फिलहाल नहीं। अगर सोचे, खड़े हो जाइए, पार्टी को लेके आगे बढ़िए। आप मैं क्यों फिर पीछे कह रहा हट हूं रहे मैं हैं? संगठन के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, मैं संगठन के लिए उपयुक्त नहीं हूं। आप देखिए, रेवंत रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं। आप चुनौतियों से क्यों घबरा रहे हैं? रेवंत को मैं पार्लियामेंट से जानता हूं, उसमें थी क्षमता। वो यूथ कांग्रेस, मैं कभी नहीं रहा यूथ का, आपको ही ताजुब होगा। यूथ कांग्रेस में कभी नहीं रहा, छात्र संगठन में कभी नहीं रहा, कांग्रेस के संगठन में कभी नहीं, कभी संगठन में जिले के मंत्री से लेकर प्रदेश के मंत्री तक कभी नहीं रहा। हाँ, वर्किंग कमेटी में था। तो अब आपने ये संकल्प कर लिया है, आपकी और आपकी पार्टी ने, कि वो अखिलेश यादव के पीछे झंडा उठा के चलेंगे, साथ चलेंगे पीछे चलेंगे। केंद्र में। अब मैं ये कह दूं केंद्र में वो पीछे चलेंगे नहीं कहूँगा, केंद्र में भी अखिलेश और हम साथ चलेंगे, प्रदेश में भी हम और साथ चलेंगे। ये हमारा फैसला है अभी तक का। तो ये संकल्प है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री पद का अभी सवाल नहीं है, निर्णय नहीं है। वाई नॉट प्रमोद तिवारी? मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जो बड़ी पार्टी होगी, जिसका बहुमत होगा, ये समय नहीं उपयुक्त, इसलिए इसका जवाब यहाँ नहीं देना चाहता। ये सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से जो नेतृत्व फैसला लेगा वो होगा। मुझसे जब पूछा जाएगा तो मैं तो यही राय दूंगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलकर लड़ना चाहिए। ये मेरी खुली राय है। मिलकर? पर वोटों सपा का ज्यादा सीटें बंटवारा नहीं दे नहीं होना, पाएगी आपको। वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से ये पाप का बोझ हटना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जाना चाहिए। पर जैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं 50-60 सीटों से ज्यादा तो आपको देने की स्थिति में सपा नहीं है, तो फिर ये गठबंधन कैसे ये होगा? स्टूडियो में बैठ के आप बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ पर्याप्त सीटें मिलेंगी, हम दोनों मिलकर तय कर लेंगे, वो यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता। पर 2017 वाली नहीं मिलेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 2017 की संख्या से ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, ये बैठ के नेतृत्व हमारा तय करेगा। लेकिन मेरी राय अगर मानी जाएगी, मैं करूँगा वही जो नेतृत्व चाहेगा। मेरी राय खुलेआम आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि वोटों का बंटवारा रुकना चाहिए। कांग्रेस, सपा और छोटे छोटे दल जो हैं उनको मिला के लड़ना चाहिए। भाजपा के बोझ से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाना चाहिए। सपा कैसा भी सुलूक करे, कितनी भी कम सीटें दें, पर रहना साथ चाहिए। अच्छा सलूक करेगी, बात हुई है? अच्छा सलूक करेगी, बात हुई है? अच्छा सलूक करेगी, बात हुई है? अच्छा सलूक करेगी, बात हो गई है? अच्छा सलूक करेगी, ये मेरा विश्वास है। क्या आपने ये बात पार्टी आला कमान को बताई है? जहाँ जरूरत होती है, हम लोगों की मीटिंग होती है, मैं इस विचारधारा को हूँ कि वोटों का बंटवारा पूरे हिंदुस्तान में रुकना चाहिए और हिंदुस्तान में वहाँ के राज्य के लोग निर्णय लें। पर मैं प्रदेश में कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा और ऐसे ही हम ख्याल जैसे और छोटे छोटे दल हैं। मायावती में क्या कमी है? मायावती जी नहीं लड़ना चाहती मिलके, अभी तक तो उनका यही कहना है। अगर आए स्वागत होगा। आप बात करेंगी तो क्यों नहीं आएंगी? हम क्यों बात करेंगे, बात तो नेतृत्व करेगा, सपा से भी बात नेतृत्व करेगा। मैं तो अपने विचार मैं तो वही कह रहा हूँ कि नेतृत्व आपको क्यों नहीं आगे करते? भारतीय जनता पार्टी की पाप से मुक्ति दिलाने के लिए सबको एक होना चाहिए, वोटों का बंटवारा रुकना चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला है। आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन में भी जबरदस्त आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है? कांग्रेस में जो संगठन है इसको और मेहनत के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए। और आप इस हक में हैं कि इंडिया अलायंस में मायावती को साथ लिया जाए? मैं इस पक्ष में हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से विरोध में हो, दिमाग से विरोध में हो, उनको कांग्रेस, सपा के साथ आना चाहिए। वो दिल से दिमाग से नहीं है? बहन जी, मैं कौन होता हूं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला? सर दे तो दिया आपने भी। हमने नहीं दिया। अगर आपने समझा है तो करेक्ट कर लीजिए। ऐसे जैसे कई चीज समझी आपने कि मैंने पार्टी में डिफेक्शन करा दिया, ये वैसे ये भी है। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग भाजपा को दिल और दिमाग से हराना चाहें, उत्तर प्रदेश के हितैषी हूं, उनको कांग्रेस, सपा गठबंधन के साथ आना चाहिए।
कांग्रेस को यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये निर्णय ऊपर वाला करेगा, हाईकमान करेगा। मैं तो नहीं समझता पूरा संगठन भंग पड़ा है। कोई परिवर्तन के लिए मैं यहाँ पे कोई राय नहीं दे रहा हूँ, ये नेतृत्व तय करेगा। मैं समझता हूँ कि जो भी संगठन है गतिशील बनाना चाहिए और गतिशील बनाना चाहिए। ये बात आपको असहज नहीं करती कि प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पूरा संगठन भंग पड़ा हुआ है प्रदेश का? बन जाएगा, शीघ्र बन जाएगा। इतना कैजुअल क्यों है सर? शीघ्र बन जाएगा। चाहती क्या है कांग्रेस? मजबूत होना, मजबूत हो। ये मजबूती की निशानी है सर? देखिए, पुराना संगठन जो था वो काम कर रहा है। सारे पदाधिकारियों से कहा गया है कि वो काम करें, और इधर जितने कार्यक्रम हुए सब सफल हुए। अब एसआईआर में जैसे पूरी तैयारी से हुआ। एसआईआर क्या है? भारतीय जनता पार्टी का बेईमानी से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव रिग करने का प्लान है, जिसे कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है। आप लौटेंगे उत्तर प्रदेश? जिस रूप में मेरा इस्तेमाल करना चाहेंगे, मैं चुनाव प्रचार में हमेशा रहता हूँ, रहूंगा। अध्यक्ष बनाना चाहे तो? अध्यक्ष नहीं, मैं संगठन में, मेरा बहुत अनुभव नहीं। मना कर देंगे? कर चुका। छियालीस साल पार्टी को देने के बाद मना कर रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे ज्यादा उपयुक्त लोग हैं जिन्हें संगठन की क्षमता। जैसे? बहुत लोग हैं, वो यहाँ स्टूडियो में थोड़ा बताऊंगा। जब मुझसे पूछा जाएगा तो वर्तमान है, इन्हीं को मजबूत किया जा सकता है। कभी परिवर्तन होगा तो पूछा जाएगा, बताऊंगा। पूछा जाता है यूपी के बारे में आपसे? मुझसे तो हमेशा डिस्कस हुआ। लोग कहते हैं प्रियंका जी आपसे पूछती ही नहीं। भगवान सद्बुद्धि दे जो ऐसा सोचते हैं। प्रियंका जी से ज़्यादा खुले दिलो दिमाग वाला, और जितना विश्वास वो मेरे ऊपर करती, मुझे गर्व है। प्रियंका जी मुझ पर भी, मोना जी पर उनका अखंड विश्वास। इन दिनों ब्राह्मण कम्युनिटी की बड़ी उत्तर प्रदेश में चर्चा है। है तो। क्या हाल है ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में इस वक्त? मैं तो अखबारों में पढ़ता हूँ, आपके चैनल में देख लेता हूँ। वो हाल जो है, अगर बहुत अच्छा होता तो इस तरह उन्हें अलग बैठने की ज़रूरत क्या थी? कहीं ना कहीं से घुटन महसूस कर रहे हैं, और ये पार्टी हाईकमान का काम है, पार्टी नेतृत्व का, प्रदेश का काम है कि उनके दुख दर्द को सुने, समझे। 1 साल रह गया है, उनको लगता है कि इस हालत में इस तरह चुनाव में जाने पे विजय नहीं मिलेगी। भाजपा को तो नहीं मिलेगी, उनको भी नहीं मिलेगी, तो उनका दर्द समझना चाहिए। कोई राजनीति का ABCD जानने वाला क्या खतरे की घंटी नहीं है कि पार्लियामेंट के चुनाव 1 साल पहले हुआ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और 33 सीट पे सिमट गई भाजपा। 40 के ऊपर तो आधा होता। तो जब यहाँ बहुमत नहीं मिला पार्लियामेंट में, जहाँ पे नेतृत्व तय था, यहाँ तो नेतृत्व तय होगा कि नहीं होगा ये बाद में फैसला होगा। क्या ब्राह्मणों को टारगेट करके कोई अत्याचार हो रहा है इस वक्त? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाजपा, बहुत विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ, भाजपा ब्राह्मणों पे विश्वास नहीं करती। गिनाऊं? आप जाति की राजनीति पर भरोसा करते हैं? नहीं, लेकिन जाति और धर्म के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि ये जो हम दो, हमारे दो हैं, ये ब्राह्मणों पे विश्वास नहीं करते। जिनका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। योगी जी? योगी जी के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि उनके डिप्टी चीफ हैं, सभी ब्राह्मण हैं, तमाम लोग ब्राह्मण हैं, वो करते होंगे। पर केंद्र के बारे में देखिए, भाजपा केंद्र से चलती है। यहाँ पे ये न मंत्री बना सकते हैं, न उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ज़्यादातर निर्णय ऊपर से डिक्टेटरशिप के होते हैं, और उनके यहाँ, हम आपको उदाहरण देते हैं। आप बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? ब्राह्मण तो नहीं। गृह मंत्री कौन है? ब्राह्मण तो नहीं। रक्षा मंत्री कौन है? ब्राह्मण तो नहीं। वित्त मंत्री कौन है? उत्तर भारत का ब्राह्मण तो नहीं। विदेश मंत्रालय नहीं। तो जो क्या जितने महत्वपूर्ण पद हैं उसमें कोई ब्राह्मण योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री ले लीजिए, एक ऐसे आदमी को बनाया जो खुद बैठा हुआ MLA पहली बार जीत गया, उसे राजस्थान दे दिया, वो राजस्थान समझ ही नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री नहीं बना रखे। कांग्रेस के जमाने में 10-10, 12-12 मुख्यमंत्री होते थे, नहीं है। राष्ट्रपति कौन है? जो है अच्छी है, लेकिन ब्राह्मण तो नहीं। सुनिए तो, उपराष्ट्रपति कौन है? ब्राह्मण तो नहीं, अच्छे हैं जो है। स्पीकर कौन है? ब्राह्मण तो नहीं। स्पीकर उत्तर प्रदेश में कौन है? बहुत अच्छे, पर ब्राह्मण तो नहीं। ये ब्राह्मणों से चिढ़ क्यों?
ब्राह्मणों से नाराजगी क्यों, ब्राह्मणों पे विश्वास क्यों नहीं? पर आपने सब गिनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बार भी जिक्र नहीं किया क्या? कि यहाँ ब्राह्मणों के क्या हालात हैं। मैं कहता रहा हूँ असंतोष है, तभी तो वो लोग बैठक कर रहे हैं, उनके असंतोष को सुना जाना चाहिए। मैंने कहा सिर्फ विधायक नहीं, आम ब्राह्मणों की भी बात करिए। आम ब्राह्मण भी असंतुष्ट है, क्यों असंतुष्ट है? उसे निर्णय लेना होगा और निर्णय लेके उसे सरकार को बदलना होगा। क्या ये सरकार खिलाफ है उनके? मुझे तो लगता है कि उनके साथ उनका हक नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण ही क्या, बैकवर्ड तबके को नहीं मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट पे सबसे ज्यादा जुल्म अगर कहीं हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ब्राह्मण नहीं, हमारी तरफ शेड्यूल कास्ट भी देखे, बैकवर्ड भी देखे, ब्राह्मण भी देखे, हम सब एक विचार के हैं कि इनका सबका हक जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं कि आपको लीड करना चाहिए। मैं लीड कर रहा हूं, जहां पे मेरी जितनी क्षमता है मैं लीड कर रहा हूं, नहीं तो आपके सामने बोल क्यों रहा होता। कह तो रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, बोल तो रहा हूं। कैसे बोलूं, कैसे बोलूं और क्या? स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ब्राह्मण विरोधी है, उत्तर प्रदेश में भी? देश में, प्रदेश में। या फिर मैं आपसे कह दूं, प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं कोई अपना मंत्री बना ले, यहाँ तो सारे मंत्री और विभाग तक लिख के ऊपर आ जाते हैं। आप इतनी विनम्रता और शालीनता कैसे बनाए रखते हैं? इसलिए कि मैं विनम्र हूं, इसलिए कि मैं शालीन हूं, इसलिए बनाए रखता हूं। नहीं, मैंने हर तरह के लेकिन सवाल विनम्र पूछे, होने का आपने मुस्कुरा के जवाब दिए। विनम्र होने का ये मतलब नहीं है कि सच ना बोला जाए। मैं विनम्र हूं पर सच बोलूंगा, और सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी, बैकवर्ड विरोधी, शेड्यूल कास्ट विरोधी है। अब मुसलमान का नाम नहीं ले रहा हूं। आप बड़े शौकीन आदमी हैं। हाँ, जीना चाहिए आदमी को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से। आपका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बचपन से है, तो मैं उसे इसलिए नहीं कि मुझे दिखावा नहीं आता कि राजनीति में जाड़ा है पर कुर्ता पजामा पहन लो, कांपते रहो। अरे है तो कोट पैंट हिंदुस्तान का ड्रेस है, शेरवानी हिंदुस्तान का ड्रेस है, पहनना चाहिए, पहनता हूँ। बनवाते कहाँ से कपड़े? बड़े डिजाइनर टाइप मैं होते उसका प्रचार हो जाएगा तो इसलिए रहने दीजिए। पर हाँ, दिल्ली की लकड़ी। मेरा आज तक नाई नहीं बदला, अच्छा, धोबी नहीं बदला, दर्जी नहीं बदला, और जो दुकानें हैं जहाँ से खरीदता नहीं बदलता। मैं हमेशा अच्छे संबंध सबसे बनाकर चलता हूँ और अस्थायी संबंध चाहता हूँ। निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ा। मोना जी को तो ऑफर हुआ था रायबरेली ना, मैं और मेरे परिवार ने रामपुर खास नहीं हाँ छोड़ा। हुआ था रायबरेली। हाँ तो नहीं गई मोना, इसलिए कि हमें रामपुर खास से प्यार है, रामपुर खास का कर्ज है, अभी बहुत कुछ करना है। हो सकता है कि वहां से आपका रिकॉर्ड टूट जाता, आप न जीत पाते, इस कारण आपने ठुकराया हो रायबरेली। ये तो कभी सोचा भी नहीं, और मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। बाबा हारे नहीं कभी? कहीं से ना हारता। मोना लड़ती तो रायबरेली से जीतती, हो सकता है राहुल जी जैसा 4-5 लाख से न जीतती, पर जो उम्मीदवार खड़ा था भाजपा का, इसे 1.5-2 लाख से आराम से हराती। आप इतने जनप्रिय नेता, आप हमेशा चुनाव लड़के मुलायम सिंह की तरह आप भी सदन में जाने पर भरोसा करते थे। प्रमोद तिवारी और राज्यसभा, हजम नहीं हो रही बात। राज्यसभा में जरूरत ऐसे लोगों की है जिनका व्यापक अनुभव राज्य का हो, और मेरा 9 बार जीतने के बाद राज्यसभा में ऐसे ही लोगों के लिए राज्यसभा बनी है। खाना खाने कहाँ जाते हैं आप? सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? देखिए, भोजन में? मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। अच्छा, और मुझे कभी नॉनवेज नहीं? नहीं, शुद्ध शाकाहारी हूँ। मुझे घर का खाना पसंद है, तो मैं तो बाहर शादियों में नहीं खाता, होटलों में नहीं खाता। जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, पार्टियों में भी मिलता हूँ, रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ, पर आए मुझे अपना घर का दाल चावल। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दाल चावल। और अगर कहीं होटल वगैरह गए तो? लोग हंसते हैं मोना वगैरह, मेरे अच्छा। बच्चे, कि होटल में भी 5 स्टार जाएंगे तो प्रेफर करेंगे दाल चावल मंगा। दाल चावल खा लें। ये स्वास्थ्य कारणों से करते हैं? नहीं, आदत है, बचपन से कौन स्वास्थ्य की चिंता थी। ये फिटनेस इतनी अच्छी कैसे है? योगा करता हूँ, पूजा करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, और एक नियमित जीवनचर्या जीता हूँ, और जिस चीज़ से लगता है कि शरीर के लिए हानिकारक है वो नहीं करता। अच्छा, 50 साल तो आपको राजनीति करते हो गए। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? ये नहीं बताऊंगा। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ विजेश भाई। जी, अच्छा लगा वैसे। नहीं विजेश भाई, एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको शुरुआत के दिनों से जानता हूँ। हाँ।
आपके परिवार को जानता हूँ, आपके भाई को जानता था। बहुत मैच्योर हो गया। अब आपके सवाल तीखे बहुत होते हैं पर थोड़ा सा मिठाई डाल के होते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे। मेरी आपसे जो पहली मुलाकात हुई थी 1998 में प्रतापगढ़ में हुई थी। तब मैं अमर उजाला अखबार के लिए वहाँ काम करता मुझे याद है, तभी तो मैंने कहा इतनी तब मेरी पहली भेंट हुई थी। और आज भी आप वही विनम्रता, शालीनता, आपने सादगी। एक बार मुझसे कहा था कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए। जब भाई की घटना हुई थी, आज वहाँ ट्रामा सेंटर है। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस बेहद खास और चर्चित पॉडकास्ट को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके उन सवालों को हमने ज़रूर पूछा है। वो इसलिए पूछा क्योंकि पिछले 15 दिनों से हम इस बात की तैयारी कर रहे थे कि प्रमोद तिवारी जी का पॉडकास्ट करना है। तो हमने बहुत लोगों से सवाल आमंत्रित किए, प्रतापगढ़ से लेके लखनऊ, दिल्ली, हर जगह जहाँ भी इनके चाहने वाले या इनके विरोध करने वाले भी, तमाम लोगों से हमने सवाल आमंत्रित किए थे और उन सभी सवालों को पिरोकर यहाँ पर पूछा। खत्म करने के पहले एक बात मेरी सुनिए, ये मेरा अनुभव बोल रहा है। देश की आज़ादी के बाद की भ्रष्टतम सरकार है भाजपा, अक्षम सरकार है। और आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी भाजपा हटेगी, प्रगतिशील विचार की कांग्रेस और उसके सहयोगी वापस आएंगे। धन्यवाद, जय। बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।